अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, लगता है हुकूमत ने ऑपोजिशन को टफ टाइम देने के लिए फ्रंट फुट पर आकर खेलने का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म ना इस्तीफ़ा देंगे, ना असम्बलियों को तहलील करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने PDM की जानिब से जो हुकूमत को 31 जनवरी तक मुस्ताफ़ी होने की डेडलाइन दी है, इसको मुस्तरद कर दिया है। शाह महमूद कुरैशी ये समझते हैं कि इस्तीफ़ों और लॉन्ग मार्च के मामले पर PDM की क़यादत तकसीम है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने अपोजिशन को ये मैसेज दिया कि अगर इस्तीफ़ों के मामले पर वो संजीदा हैं तो 31 तारीख तक उनके इस्तीफ़े स्पीकर तक पहुंचने चाहिए, ना कि क़यादतों के पास पहुंचने चाहिए, क्योंकि क़यादत के पास इस्तीफ़ा पहुंचाना तो सिर्फ एक दिखावा है। एक तरफ हुकूमत अपोजिशन के इस्तीफ़ों के ऐलान का मजाक उड़ा रही है, तो दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी PDM के इस्तीफ़ों को एटम बॉम्ब समझते हैं। एक तरफ हुकूमत मुस्लिम लीग नून की क़यादत पर मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने, कोरोना SOPs और साउंड सिस्टम एक्ट की खिलाफ वर्जी करने पर मुकदमात कायम कर रही है, तो दूसरी तरफ पेट्रोल बहरान की रिपोर्ट हुकूमत की कारकर्दगी और शफाफियत पर के जो दावे हैं उन पर बहुत सारे सवालात खड़े कर रही है। इसी सिलसिले में आज वफाकी काबीना के इजलास में पेट्रोलियम बहरान से मुतालिक तहकीकाती रिपोर्ट पेश की गई। वफाकी काबीना में इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात पर तवील बहस हुई, जिसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने इंक्वायरी रिपोर्ट की सिफारिशात का जायज़ा लेने के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम की, जिसमें शफकत महमूद, शेरी मज़ारी और असद उमर शामिल हैं। इंक्वायरी रिपोर्ट पर क्या एक्शन लिया जाए, इस पर 3 रुकनी कमेटी सिफारिशात तैयार करेगी। एक तरफ अपोजिशन सेनेट इंतखाबात से पहले हुकूमत को घर भेजना चाहती है, तो दूसरी तरफ सेनेट के इंतखाबात शो ऑफ हैंड्स के जरिए हुकूमत करवाना चाहती है। काबीना के इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात शिबली फराज ने कहा कि सेनेट के इंतखाबात में हॉर्स ट्रेडिंग के इल्ज़ामात लगते हैं। उनका कहना है कि इंतखाबात की शफाफियत के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तसर हुक्म जो जारी किया था, जिसकी बुनियाद पर हमने असम्बली में एक बिल पेश किया था और आज इस पर बहस हुई कि किस तरह इस बिल को हम मंजूर करवा सकते हैं। आईनी तरमीम, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर या फिर इलेक्शन कमीशन के जरिए होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने यह भी कहा कि हमने तय किया है कि आइन के आर्टिकल 186 के तहत सुप्रीम कोर्ट से हम रहनुमाई लेंगे, जिसके लिए हमारा मुद्दा है कि शो ऑफ हैंड्स के जरिए इंतखाबात हों। दूसरी तरफ PTI के बाज़ अरकान ये समझते हैं कि सेनेट के जो इंतखाबात हैं ये मार्च की बजाय 1 महीना पहले फरवरी में करवाए जाएँ, ताकि अपोजिशन की जो इस्तीफ़ों की हिकमत अमली है इसको नाकाम बनाया जा सके। अब सवाल ये है कि क्या हुकूमत वक्त से पहले सेनेट इंतखाबात करवा सकती है। सवाल ये भी है कि क्या सेनेट इंतखाबात शो ऑफ हैंड के ज़रिए होने चाहिए। सवाल तो ये भी अहम है कि आखिर इंतखाबी इस्लाहात को पार्लियामेंट के ज़रिए क्यों मंजूर नहीं करवाया जा सका। इस पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन किया है मुआविन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपका। डॉक्टर साहिबा, उधर ऑपोजिशन ने इस्तीफ़ों की बात की। आज कैबिनेट इजलास में कुछ मिनिस्टर्स ने कहा भाई नहीं, जो सेनेट इंतखाबात मार्च में होने जा रहे हैं उसको फरवरी में 1 महीना पहले कर दिया जाए। क्या हुकूमत को कोई खौफ है कि इस्तीफ़े हो जाएंगे, फिर सेनेट के इंतखाबात नहीं हो सकेंगे? क्यों हुकूमत 1 महीना पहले करवाना चाहती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाजिया, हुकूमतें खौफज़दा नहीं होती हैं। हुकूमतें आइन और कानून की पासबान होती हैं और उसकी पासदारी करती हैं। चूँकि आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनली जो प्रोविज़न है उससे बाहर जाके ना कोई हुकूमती टारगेट और एजेंडा फुलफिल हो सकता है। चूँकि ये एक कैबिनेट के अंदर डिस्कशन थी और एक एनवायरनमेंट जो है वो आइडियल कंड्यूसिव एनवायरनमेंट को इंश्योर करके इलेक्शन कराना, ये वफाक का इलेक्शन है। सारी इकाइयों ने उसमें पार्टिसिपेट करना होता है और उसके साथ जुड़े मल्टीपल जो स्टेक होल्डर हैं, जिसमें आपको पता है कि 2 सूबों में हमारी हुकूमत है वफाक और 2 सूबों में बलूचिस्तान में कोलेशन है और 4थे सूबे में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। तो ये सारी चीजें तो कंसल्टेशन और कंसेंसस से होनी है। तो कहीं पे भी कन्फ्रंटेशन होगी तो फिर जाहिर है इस किस्म के कॉन्स्टिट्यूशनल इकदामात जो हैं उनसे रुजू करने का बेहतरीन
तरीका फिर सुप्रीम कोर्ट है। तो देखिए ना, कहीं ना कहीं हुकूमत को इसको खौफ कह लें या डर कह लें या कंसर्न कह लें, इस्तीफों का तो है ना। एक तरफ हुकूमत कहती है हमें इस्तीफे जो है ना ये दे दें, हम दोबारा इलेक्शन करवा लेंगे। एक तरफ हुकूमत ये कहती है, दूसरी तरफ कहती है हमें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ये तहरीक चलाएं, ये लॉन्ग मार्च करें, ये धरने दें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन दूसरी तरफ उसी कॉन्टेक्स्ट में जो है ना हुकूमत फैसले भी कर रही है। ऑपोजिशन के फैसलों को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत अपनी स्ट्रैटेजीज बना रही है। कहीं ना कहीं कंसर्न तो है आपको ऑपोजिशन से? बिल्कुल कंसर्न है, लेकिन वो कंसर्न किस चीज़ से है? वो कंसर्न जो है वो हमारे उस अदारे से है जो कि सबसे ज़्यादा सुप्रीम है, जिसका नाम कॉन्स्टिट्यूशनली सेनेट ऑफ पाकिस्तान है। तो सेनेट ऑफ पाकिस्तान जो है वो कस्टोडियन है तमाम पाकिस्तान की इकाइयों के राइट्स का। तो हम ये नहीं चाहते कि किसी जगह भी अपोजिशन का जो इस वक्त गैर दानिशमंदाना रवैया और अमल है, जो बग़ैर किसी एजेंडे और हिकमत अमली से के तहत सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमत को नीचा दिखाने के लिए और इमरान खान के बुग़्ज़, हसद और अनाद पे इस तरह से अदारों पे खुदकुश हमला आवर हो रही है पीडीएम, तो सेनेट भी कहीं उनके उस खुदकुश हमला शिकार ना हो जाए। अच्छा। कोई खौफ नहीं हमें। ऑफ कोर्स आप देखें कि इनका जो एक इस वक्त हट दर्मी का रवैया है वो अदारों पे चढ़ाई और कौमी सलामती के इदारे, कोई एक अदारा आप बोले जो इनके शर से अभी तक महफूज है। तो सेनेट और पार्लियामेंट जो अवाम के वोटों से बनी है और वहाँ बैठे अवामी नुमाइंदे शो ऑफ हैंड से करवाना चाहती है हुकूमत सेनेट के इंतखाबात। ऑपोजिशन तो आपके साथ किसी मामले पर बैठने को तैयार नहीं है। शो ऑफ हैंड करने के लिए आइन के आर्टिकल 226 में तरमीम करना पड़ेगी, जिसके लिए ऑपोजिशन की जरूरत है। ऑपोजिशन ने तो आपका साथ नहीं देना, तो फिर क्या ऑर्डिनेंस की तरफ जाएंगे? देखिए, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक दी जा रही है और मकसद यही है कि सुप्रीम कोर्ट हमारी आईनी और कानूनी रहनुमाई करे और इस किस्म के हालात का मुकाबला करने के लिए आईनी तौर पे हुकूमत के पास जो ऑप्शंस हैं उनको किस तरह से बेहतर अंदाज से एक्सरसाइज किया जाए। और कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पे अवाम का मफाद है, मुल्क का मफाद है और जमहूरियत की इस पौधे की आबियारी करनी है, तो उसको हर हाल में आइन की छतरी के नीचे करना है। तो आइन से बाहर जाके कोई भी चीज़ हुकूमत नहीं करेगी और हमने अदारों को कानून के ताबे किया और कानून की ही पासदारी हमारी अवलीन तरजीह है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुआविन खुसूसी पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिकावान साहबा मेरे साथ ही। थैंक यू वेरी मच। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब आपका। मज़हर अब्बास साहब, मार्च की बजाय सेनेट के इंतखाबात फरवरी में हुकूमत की करवाने की तजवीज़, सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला, क्यों हुकूमत बुखलाई भी लग रही है, बुखलाहट का शिकार लग रही है अपोजिशन के इस्तीफ़ों से? आपको लगता है हुकूमत को कोई खौफ पैदा हो गया कि सेनेट के इंतखाबात डिले ना हो जाए? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि उसकी दूसरी वजूहात हो सकती हैं। दो चीज़ें हैं, एक तो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का मुझे नहीं समझ में आया, क्योंकि पहले मरहले में तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि अपोजिशन को दावत दी जाए, अपोजिशन को बाज़ाब्ता दावत दी जाए। अब यहाँ भी जो टिकट्स चल रहे थे उसमें यही बात आ रही थी कि वज़ीर आज़म ने कहा हम इसके लिए तो तैयार हैं, लेकिन वो अपने केसेस की बात करते हैं। अब अभी से आप ये प्रिज्यूम कर लें कि वो यही बात करेंगे तो फिर तो बातचीत आगे कैसे बढ़ सकती है। तो मेरा ख्याल है अगर ये रवायत हमने डाल दी कि हम हर चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ले जाएं, हर चीज़ को कोर्ट रेफरेंस के थ्रू, पहले आप पार्लियामेंट के अंदर कोशिश तो करें और इसमें एक कंसेंसस बनाएं, इसमें कोशिश करें कि तजवीज़ बुरी नहीं है, चाहे आप
फरवरी कर लें या अप्रैल कर लें, इसमें मसला नहीं है। मसला ये है कि आप आखिर क्यों फरवरी क्यों करना चाहते हैं। ये सबसे अहम बात है कि अगर आपने सिर्फ तरमीम करनी है, और ये तरमीम जो है इस पर दो राय हो सकती हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि सीक्रेट बैलेट ठीक है, कुछ लोगों का ख्याल है कि सीक्रेट बैलेट ठीक नहीं है। मैं भी शो ऑफ हैंड को इतना गलत नहीं समझता, क्योंकि हमारे यहाँ बदकिस्मती से जो 1989 से ऑनवर्ड्स मैल प्रैक्टिसेस देखी हैं हमने, वो उसमें सीक्रेट बैलेट के ख़ासतौर पे पार्लियामेंट के अंदर जो सीक्रेट बैलेट होता है और सेनेट के इलेक्शन हो जाएं या कुछ दीगर इलेक्शन हो जाएं, उसमें पैसा इस्तेमाल होता है। बेनचा पार्टी जो है अपने लीडर्स के ख़िलाफ़, अपने लोगों के ख़िलाफ़ उनके MPs MNAs के ख़िलाफ़ उस तरह कार्रवाई नहीं करती, तो उसकी एक तरीके से गलत इस्तेमाल तो रुक सकता है। लेकिन ये ऑल्दो वज़ीर आज़म ने डायलॉग की तो बात की है कि वो ऑपोजिशन के साथ बात करने को तैयार है, लेकिन उनका लबो लहजा, उनके वुज़रा का, उनके तर्जुमान का लबो लहजा, क्या आपको लगता है कि इसी की वजह से ऑपोजिशन बात करना नहीं चाहती है? क्योंकि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आप पहले कैसे अज्यूम कर सकते हैं कि ऑपोजिशन आपसे इसी मुद्दे को लेकर बात करना चाहती है। ऑपोजिशन अपने केसेस को लेकर बात करना चाहती है, ऑपोजिशन आपसे NRO मांग रही है। ऑपोजिशन तो कहती है हम तो ऐसी कोई बात ही नहीं कर रहे। आपको पता है कुछ अर्सा पहले शहबाज शरीफ साहब ने नेशनल डायलॉग की बात की, सियासी जमातों के दरमियान, सियासी कुव्वतों के दरमियान बातचीत की बात की। अब कल राना सनाउल्लाह साहब मेरे प्रोग्राम में आए, मैंने उनसे पूछा फिर आप अगर हुकूमत के साथ मुज़ाकरात डायलॉग नहीं करना चाहते तो किससे करना चाहते हैं? तो उनका जवाब था इस्टेब्लिशमेंट से करना चाहते हैं। तो एक तो हुकूमत का रवैया समझ में नहीं आ रहा, दूसरा ऑपोजिशन का समझ में नहीं आ रहा, जो कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट को सियासत से दूर रखना चाहिए, खुद ही उन्हें सियासत में घसीट रहे हैं। बुनियादी तौर पे शादिया, हमारी जो सियासतदान हैं उनका मजमूई जो रवैया है वो अनडेमोक्रेटिक है। मजमूई जो उनका जहन है वो अनडेमोक्रेटिक है। यानी इस्टेब्लिशमेंट से आप बात करना चाहते हैं, पार्लियामेंट में आप कुछ करना नहीं चाहते। ऑपोजिशन की लॉजिक बिल्कुल नहीं समझ में आती। दूसरी बात ये, प्राइम मिनिस्टर हर चीज़ में एक कंडीशन क्यों लगा देते हैं? आपसे किसने कहा कि वो इसकी बात करते हैं? आप करें बातचीत, एक इनवाइट तो करें। आप चलें, अब ये सेनेट के इलेक्शन वाली बात आ गई है, तो आप एक फॉर्मल इनविटेशन ऑपोजिशन को भेजें, तो ऑपोजिशन जमातों को, और देखें उनका रिस्पांस क्या आता है। लेकिन अभी से मैं तो बातचीत के लिए तैयार हूँ, मगर वो ये करते हैं। जब ये मगर लगा दी जाती है, तो फिर जाहिर है फिर आपके बारे में भी शुक्र को शबात होंगे कि आप क्यों करना चाह रहे हैं, आप इतने रिजिड। ये शुरू से रहा है। जिस तरह भी आपने शहबाज शरीफ की बात की, तो उन्होंने बिल्कुल शुरू में भी चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की थी शहबाज शरीफ ने, लेकिन उस पर भी कोई जवाब नहीं आया। तो मेरा ख्याल है ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है। लेकिन ये फरवरी वाली बात 1 महीने पहले सेनेट के इलेक्शंस की, ये समझ से बालातर है। सेनेट के इलेक्शन वक्त पर होने दें, बाकी आपने तरमीम करनी है, तरमीम पे ऑपोजिशन से बात कर लें। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ऐन मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट ये कह दे कि जी आप पार्लियामेंट के मामला पार्लियामेंट में तय करें। सुप्रीम कोर्ट में क्यों आ रहे हैं? आप जाके पार्लियामेंट, आपके पास आपको लगता है इस्तीफों की नौबत आएगी मजहर अब्बास साहब? क्योंकि सबको आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कहा पीपल्स पार्टी जो है ना वो रिलक्टेंट है, पीपल्स पार्टी तो नहीं देगी। और बहुत से तज्जिया निगार और बहुत सारे लोगों की पीपल्स पार्टी के बारे में यही राय है। माजी में एक दफ़ा ऐसे हो भी चुका है। 2007 में आपको पता है ऑल पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस के तहत तमाम सियासी जमातों ने जब इस्तीफे देने का फैसला किया था, पीपल्स पार्टी पीछे हट गई थी। जाहिर है उनका एक बड़ा स्टेक है, सिंध में उनकी गवर्नमेंट है। आपको लगता है कि यहाँ तक नौबत आएगी इस्तीफों तक? देखिए, वो मेरा ख्याल है PDM जनरली ये सोच रही है कि अगर सेनेट के इलेक्शन इसके बावजूद नहीं रुकते तो बेहतर है कि सेनेट के इलेक्शन में जितनी नशिस्तें अपोजिशन ले सकती है वो नशिस्तें लेकर हम वो करें। क्योंकि नॉर्मली हमने देखा है कि अगर कोई मूव होती है तो सेनेट को छोड़ दिया जाता है और कौमी असम्बली, सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन ज़रूर होते रहते हैं, क्योंकि सेनेट का एक मुख्तलिफ तरीक़ाकार है इलेक्शन का। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि शायद सेनेट के इलेक्शंस के बाद रिज़ाइन करें। सेनेट के इलेक्शंस अगर गुजर गए और सेनेट में उनकी सारी सीटें फिर PTI और उनके इत्तेहादियों को चली गई, तो वो फिर आप दोबारा नहीं ले सकते। तो या तो आप पूरे सिस्टम को ही उड़ाना चाह रहे हैं, और अगर पूरा सिस्टम उड़ता है तो जाहिर है आपके हाथ क्या आएगा। मुझे लग ये रहा है कि थोड़ा सा एक डिबेट जो विद इन PDM चल रही है वो यही है। इससे जैसे पंजाब असम्बली में नून लीग के कुछ सेनेटर्स आ सकते हैं, सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी के मेजॉरिटी जो सेनेटर्स रिटायर हो गए हैं दोबारा आ सकते हैं, एक आध और
वरना तो बिल्कुल आप वॉक ओवर दे देंगे गवर्नमेंट को अगर आप सेनेट के इलेक्शन छोड़ देते हैं। या तो आपको ये मुकम्मल यकीन हो और मुकम्मल एतमाद हो आपको पीडीएम को कि वो जो लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं उसके नतीजे में हुकूमत गिर जाएगी। हाँ। और उसमें आप ये रिस्क ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको 10% भी ये इस चीज़ का अपोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ कि अगर 10% भी आपको ये खदशा है कि हुकूमत निकल जाएगी इस बुरान से, तो फिर उनके हाथ से सेनेट भी जाएगी और हुकूमत मजीद मजबूत हो जाएगी। तो आपको लगता है लॉन्ग मार्च थ्रेटनिंग हो सकता है हुकूमत के लिए? थ्रेटनिंग तो परेशानी का बायस तो बन सकता है, लेकिन उससे मुझे गवर्नमेंट जाती हुई नहीं लगती। मुझे अनटिल अनलेस को बहुत बड़ा तसादुम हो जाए, मुझे कोई भी ऐसे इंडिकेटर्स नहीं मिल रहे जिसकी बिना पे मैं ये कह सकूं कि हुकूमत जारी हो। फिर बुनियादी सवाल कोई जवाब भी नहीं है ना आपके नजदीक? इनकी तहरीक का जवाब स्ट्रांग है? इनकी तहरीक बहुत लेट चली है। अगर इनके इस जवाब को मान भी लिया जाए कि 2018 के इलेक्शन में धांधली हुई थी, यही बुनियाद बना रहे हैं ना। 2018 के इलेक्शन की तहरीक 2020 में 2021 में क्यों चल रही है, ये समझ से बालातर है बात। इसलिए इनकी तहरीक का जो बुनियादी नुक्ता है वो ही उनकी फॉल्ट लाइन है कि बुनियादी नुक्ता ये है कि जी ये हुकूमत जानी चाहिए, ये सेलेक्टेड गवर्नमेंट है। तो सेलेक्टेड गवर्नमेंट को 2.5 साल अगर आपने बर्दाश्त कर लिया तो 2.5 साल और बर्दाश्त कर लें। और या आप 2018 के इलेक्शन में देखिए, जब कौमी असम्बली 1977 में जब कौमी असम्बली के इलेक्शन हुए तो उस वक्त की अपोजिशन ने प्रोविंशियल असम्बली का बॉयकॉट कर दिया इलेक्शन को। उस ज़माने में अलग अलग दिन होते थे, तो उन्होंने कंप्लीट बॉयकॉट कर लिया और वो काफ़ी सक्सेसफुल रहे उसमें। और उसके बाद उन्होंने तहरीक चलाई। यहाँ आप पिछले 2.5 साल से इसी कौमी असम्बली में इन्हीं सूबाई असम्बलियों में बैठे हैं, सिंध में आपकी गवर्नमेंट है। बिल्कुल। तो ये बहुत इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन लगती है अपोजिशन के स्टांस पे एज फार एज कि 2018 के इलेक्शन की जो बात करते हैं। बाकी अगर इस हुकूमत चल नहीं रही, मईशत तबाह हो रही है, तो इस बुनियाद पे अगर आप किसी गवर्नमेंट को टॉपल करेंगे तो उसका तरीका वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ही हो सकता है। बिल्कुल सही। उसका तरीका लॉन्ग मार्च नहीं हो सकता, क्योंकि उससे फिर आपको भी नुकसान होगा, डेमोक्रेसी को भी नुकसान होगा, सिस्टम को भी नुकसान होगा और इसकी तलाफी फिर आप कर नहीं पाएंगे। बिल्कुल सही। मज़हर अब्बास साहब, पेट्रोलियम बहरान की रिपोर्ट अदालती हुक्म पर पब्लिक होती है, आपको क्या लगता है हुकूमत ने खुद इसको पब्लिक क्यों नहीं किया? आपको पता है कितना बड़ा एक बहरान पैदा हुआ था कोविड के दिनों में? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो गवर्नमेंट में इमरान खान की आदत ये है कि वो एकदम आके बात बहुत बड़ी करते हैं और उसके बाद अचानक वो बात कहीं किसी अंडर द कार्पेट चली जाती है। हाँ। आप दवाओं की कीमतों का जो स्कैंडल आया था उसका क्या बना? बिल्कुल। इसमें कितने लोगों को सजा हुई वो बताएं इमरान खान। फिर इस चीज़ को हम क्या समझें? इसी तरीके से पूरे खैबर पख्तूनख्वा में एहतसाब कमीशन का जो हाल बना, बीआरटी में जो मुबैना करप्शन की रिपोर्ट्स हैं, मुझे बहुत से लोगों ने वो डॉक्यूमेंट्स भेजी हैं इस तरह की कि बिलियन ट्री सुनामी में आप देख लें अदालत के क्या रिमार्क्स हैं। सुनामी में देख लें, एक से एक तो एग्जाम्पल नहीं सेट कर रहे इमरान खान अब तक। हाँ। उन्होंने किसी वजीर को उठा के वो दूसरी जगह भेज देते हैं। सही। मेडिसिन का क्राइसिस आया तो उन्होंने वजीर को हटा के पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बना दिया। हाँ। यानी जिस आदमी को आपने इस बुनियाद पे हटाया कि एक स्कैंडल सामने आया था, उसको आपने पार्टी सुपुर्द कर दी। ये सीरियसनेस, नॉन सीरियसनेस नजर आती है प्राइम मिनिस्टर की। तो ये भी इसको भी नॉन सीरियसनेस कहा जा सकता है कि हर 6 महीने बाद, 8 महीने बाद जो इनकी कैबिनेट में चेंजिंग्स, जो पोर्टफोलियोज चेंज होते हैं रिसेंटली जो होते हैं, ये गैर संजीदगी। देखिए, अगर आप शेख रशीद को रेलवे का मिनिस्टर बना रहे हैं और उसके बाद शेख रशीद साहब को रेलवे के मिनिस्ट्री से हटा रहे हैं, हाँ। तो 2 ही वजह हो सकती है ना, या तो उनकी परफॉर्मेंस खराब है, हाँ। यहाँ उसमें कोई गड़बड़ है, अगर या एजाज शाह की परफॉर्मेंस खराब है कोई तो बात है। XYZ जिसको भी करते हैं आप, हाँ। तो हमारे यहाँ राइट पीपल फॉर द राइट जॉब का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इमरान खान इस विजन के साथ आए थे कि वो रिफॉर्म्स करेंगे। उन्होंने वो खुद भी उन्होंने इतराफ किया ना, वो पुलिस रिफॉर्म्स की डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, पुलिस रिफॉर्म करते नहीं है। बिल्कुल। सिविल सर्विस रिफॉर्म्स अगर वो करना चाहते हैं वो बहुत पहले कर चुके होते। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2018 के इलेक्शन से आने से पहले
उन्होंने ये बरमला कहा था कि उनके पास सारी तैयारी मुकम्मल है। बिल्कुल तो बिल्कुल। मेरा ख्याल है या तो उस वक्त उन्होंने झूठ बोला था लोगों से, या वो अब जो है इसमें वो मिस इन्फॉर्म लोगों को कर रहे हैं। सही। एग्जाम्पल सेट करें, अभी आपके पास टाइम है, आप अच्छी गवर्नेंस की मिसालें कायम कर सकते हैं, लेकिन अब परफॉर्मेंस की बुनियाद पे आप किसी गवर्नमेंट को टॉपल करने की पार्लियामेंट के अंदर तो कोशिश कर सकते हैं, इसके बाहर लेकिन लॉन्ग मार्च के जरिए, धरने के जरिए, एजिटेशन के जरिए कोशिश के नताइज डेमोक्रेसी के लिए सही। नुकसानदेह होंगे। सही। और खुद जो है वो उसके लिए नुकसानदेह बहुत होंगे। बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अज़हर अब्बास साहब मेरे साथ थे। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे प्रोग्राम में नाज़रीन एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान को मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी करने वाले ममालिक की फहरिस्त में क्यों शामिल किया गया? क्यों भारत में अक़लियतों के साथ होने वाली बदसलूकी पर दुनिया खामोश है? पाकिस्तान के खिलाफ आलमी सतह पर लॉबी करने वाले भारतीय नेटवर्क के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई होगी? क्या पाकिस्तान को 5th जनरेशन वॉर के लिए अपनी हिकमत अमली को तब्दील करना पड़ेगा? क्या भारत का किसान खालिस्तान बनाने में कामयाब हो जाएगा? और फिर अफगान पीस प्रोसेस की कामयाबी के कितने इम्कानात मौजूद हैं? साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा की किताब में उसामा बिन लादेन की हलाकत के हवाले से कितना सच लिखा गया? मुस्लिम दुनिया को इस वक्त किस किस्म के चैलेंजेस का सामना है और खित्ते की मजमूई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है, साबिक वज़ीर दाखिला है, सेनेटर रहमान मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया रहमान मलिक साहब आपका। अस्सलाम वालेकुम मैडम शाजिया, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू सर। रहमान मलिक, Let me first put my observation. जी. I've been watching your program. I'm very happy that an anchor works hard and really goes into details, minor details, which actually help the listener or the viewer to understand it. थैंक यू वेरी मच रहमान मलिक साहब आपका। रहमान मलिक साहब, आज आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आपने जो कहा कि डिसइन्फो लैब ने जिस तरीके से भारत का जो चेहरा है बेनकाब किया है, हम इसकी मजम्मत तो कर रहे हैं, लेकिन बकौल आपके ज़ाहिर है कि मजम्मत सिर्फ काफ़ी नहीं है। आप कह रहे हैं कि हमें इस इशू पर इंटरपोल को मुलव्विस करना चाहिए और इस मामले को ICJ में लेकर जाना चाहिए ताकि भारत दोबारा ऐसा ना कर सके। तो रहमान मलिक साहब, जो बात आर्मी चीफ ने कई बार की, कई बार वो इन खदशात का इजहार कर चुके, 5th जनरेशन वॉर के दुश्मन की तरफ से हमें 5th जनरेशन वॉर का जो सामना है, ये अब शकूक व शुबहात जो है वो यकीन में बदलते जा रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ही बेहतरीन फोरम है इस मुद्दे को उठाने के लिए? मैडम शाजिया, मैंने बहुत लिखा जो जनरल बाजवा साहब की वॉर डॉक्ट्रिन है, और वो एक अच्छा डॉक्यूमेंट था जो उन्होंने शुरू किया और वो वर्ल्ड वाइड उसकी एप्रिसिएशन हुई। फिर आपने देखा होगा कि मेरी बुक जो है जिसमें मूडीज़ वॉर डॉक्ट्रिन, जिसको मैंने कंपैरिजन में उसको कैसे दुनिया में उसको एक्सपोज किया था, और पुलवामा का एक इंसिडेंट करके वो जीतना चाहता था एंटी पाकिस्तान फीलिंग्स को लेके, जो कि किया उसने, वो पूरा राग का माहौल था। अब मैं बहसीयत एक इन्वेस्टिगेटर हमेशा ये सोचता था कि ये सारा सेटअप जो चल रहा है इंडिया में, क्या ये इंडिया ही में चल रहा है या कहीं बाहर से है? तो इन्वेस्टिगेशन जब मैंने 3 साल पहले शुरू की तो उस वक्त मुझे थोड़े खाके नज़र आए, जो कि मैंने पब्लिक किए हाउस में भी और मैंने अपने मीडिया को भी बताता रहा। लेकिन आपने देखा होगा 6 महीने पहले यही चीज़ जो आज मैंने एक्सपोज की है, काफ़ी इसके सैलिएंट फीचर मैंने बताए कि ये एक सोची समझी साजिश है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। इसमें हाइब्रिड वार भी है, इसमें प्रॉक्सी वॉर्स भी हैं, इसमें ओवर बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैव बीन स्पेंट अगेंस्ट पाकिस्तान जस्ट टू एक्चुअली प्रोपोगेट एंड क्रिएट पॉइजन एंड नेगेटिविटी। पहला ये था कि आपको याद होगा फैटफ में हमें ग्रे लिस्ट में डलवाया, और यही वो फोरम था जो कि यूरोपियन यूनियन में बैठे हुए
इंडिया की पूरा एक विंग है इसमें जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी के नीचे काम करता है। और फिर आपने ये भी देखा कि जब कश्मीर का स्टेटस क्रैप किया उस वक्त भी इसी इदारे ने पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा किया। और फिर मैं आपको याद लाता हूँ कि यूरोपियन यूनियन से कुछ एमपीज आए, ये वही इदारा था जो लेके आया था। अच्छा, मज़े की बात जो है कि मैं जूं इसको इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ वो अजीब अजीब चीज़ें आ रही हैं। इवन बॉलीवुड के एक्टर्स एक्ट्रेसेस भी इस्तेमाल हुई, कुछ जो एक्टर जो मर गए हैं उनका नाम भी इस्तेमाल हुआ। वो जर्नलिस्ट जो इस दुनिया में नहीं है बट दे वर गुड जर्नलिस्ट, गुड राइटर्स, उनका भी नाम इस्तेमाल हुआ। फिर इससे और क्या आएंगे कि वो इतने मुनज़्ज़म तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ चल रहे थे कि 110 मुल्कों में इन्होंने अपनी शाखें बनाई। क्या इसके खिलाफ एक्शन लेगी रहमान मलिक साहब? देखिए मैडम शाजी, हम सॉरी, कोई किसी के लिए एक्शन नहीं लेता। हाँ। एक्शन खुद लेने होते हैं। आप देखिए अफ्रीका से एक छोटे से मुल्क से एक अटॉर्नी जनरल उठा, उसने हरंगा के मुसलमानों को जस्टिस दिला दिया। मैंने ये जो प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा है आपके सामने है, तो उसमें मैंने उनसे 3 मुतालबे किए हैं। एक मैंने कहा है कि हाई पावर्ड एक कमीशन बनाए जिसको हेड चेयरमैन पीटीए करे, और ये जो कुछ भी इंडिया ने हमारे यहाँ हैकिंग की है, हमारे यहाँ जो साइबर अटैक्स किए हैं, साइबर सिक्योरिटी की वायलेशंस किए हैं, और ये जो डिस इन्फो में सारी इन्फॉर्मेशन जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुई है, इसको सबको इकट्ठा कर लें। इसमें मैंने 16 पॉइंट की एक चार्जशीट दी है, और ये सारी क्रिमिनल जो लॉ है क्रिमिनोलॉजी के बेस पे और इंटरनेशनल लॉ को सामने रखा है। इसलिए कि सबसे बड़ा तो ये है कि इम्पर्सोनेशन, कि जो काम ये दूसरे मुल्क में बैठ के कर रहे थे, ये इम्पर्सोनेट कर रहे थे, जो कि एक क्राइम है दुनिया में, और इसकी डोमेन बनती है इंटरपोल। दैट्स वाई आई एम रेफरिंग दिस मैटर, आस्किंग द गवर्नमेंट कि आप ऑफिशियली पोल के पास जाएं, उसकी इंडोर्समेंट कराएं, और आपकी टीम उनके साथ इन्वेस्टिगेट करे, और फिर ये आईसीजे में लेके जाएं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। बिल्कुल सही। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। रहमान मलिक साहब, पूरी दुनिया जानती है कि भारत में अक़लियतों के साथ जो जुल्म सितम हो रहा है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। फिर जिस तरीके से भारत ने कश्मीर का स्टेटस बदला और आज जो कश्मीर में हो रहा है वो भी पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि अमेरिका ने क्या किया है कि पाकिस्तान, चाइना, ईरान, सऊदी अरब, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, नाइजीरिया, शुमाली कोरिया, इन तमाम ममालिक को उन ममालिक की लिस्ट में शामिल कर दिया है जहाँ मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी हो रही है। हैरानकुन तौर पर पूरी दुनिया जब ये समझती है, जानती है, देखती है कि सबसे ज़्यादा अक़लियतों के हुकूक की खिलाफ वर्जी, मजहबी आज़ादी पर जितनी पाबंदियां भारत में दुनिया में कहीं नहीं है, तो ये अमेरिका का दुनिया का जो दौरा मेयार है ये पाकिस्तान के साथ क्यों है? वेरी गुड क्वेश्चन मैडम। देखें, अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री में वापस जाएं तो यही प्राइम मिनिस्टर मोदी वाज डिक्लेयर्ड टॉप 10 वांटेड क्रिमिनल्स एंड एंटी रिलीजन, और उसमें ही वाज नॉट परमिटेड टू इवन एंटर यूएसए। जब इनकी ये प्राइम मिनिस्टर बना तो ही बिकेम अ लवली बेबी ऑफ अमेरिका, क्योंकि ही कमिटेड टू डू वट एवर दे टेल। And if you see, we were dragged into FATF because of this organization in European Union, and of course the efforts of Prime Minister Modi, जो अज़ल से जब से ये मेरा पैदा हुआ 5 साल की इसकी ज़िंदगी हुई थी ना, उस दिन से ये पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है। और फिर जिस अंदाज से RSS ने मुसलमानों के लिए एक अलहदा मुल्क को जैसे अपोज किया वो भी आपके सामने है। RSS ने अपने ही गांधी को कैसे मारा वो भी आपके सामने है। अब मोदी जो है मोदी बनना चाहता है, महात्मा गांधी को काट के ये महात्मा मोदी बनना चाहता है। इसलिए इसने देखें, और जो अमेरिका के साथ इसकी जो गठजोड़ है वो बेसिकली बिकॉज ऑफ द कोल्ड वॉर बिटवीन चाइना एंड अमेरिका। उस कोल्ड वॉर में ही इज प्लेइंग हिज डर्टी रोल अगेंस्ट पाकिस्तान एंड चाइना। तो देयरफॉर ये इसको कुछ नहीं कहते। और ये देखें, रिलीजियस जो एक्सट्रीमिज्म प्लस जो रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन हो रही है इस वक्त जितनी इंडिया में हो रही है किसी जगह नहीं है। दूर क्या जाना, कश्मीर का मसला देख लें, आज 498वां दिन है कि कर्फ्यू लगा हुआ है, और अमेरिका को नजर नहीं आ रहा है। क्या डोनाल्ड ट्रंप को नजर नहीं आएगा? सारी चीजें हैं, उसको कंडोन कर रहे हैं ये, बल्कि ये सपोर्ट कर रहे हैं उनको। आई एम सॉरी टू से द चैंपियंस ऑफ ह्यूमन राइट्स।
एबटाबाद ऑपरेशन के हवाले से आप उस वक्त वज़ीर दाखिला थे। अभी रिसेंटली इस ऑपरेशन पर और उसामा बिन लादेन की हलाकत के हवाले से जो इंकशाफात बराक ओबामा ने अपनी किताब में किए और जो रिएक्शन उन्होंने बताया इस ऑपरेशन के बाद, जब उन्होंने जरदारी साहब को कॉल की कि वो तो बड़े खुश लग रहे थे, बड़ा उन्होंने इस चीज़ को वेलकम किया और उन्होंने कोई उनको वो नहीं था कि इस पर सख्त रिएक्शन आएगा। क्या उस वक्त तो हमें कहा गया एबटाबाद कमीशन हमारे मुल्क की सलामती पर, सालमियत पर, खुद मुख्तारी पर हमला किया गया, उस वक्त तो हमें अवाम को बाहर ये बताया जा रहा था, लेकिन बकौल बराक ओबामा की किताब के जो इंकशाफात हैं, क्या जरदारी साहब का उस वक्त ये रिएक्शन वक्त की ज़रूरत था? मैं थोड़ी सी क्लैरिटी आपको दे दूं कि देखें, जब ये अमल शुरू हुआ था 9/11 के बाद, तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो इजाज़त नहीं दी थी। इट वाज जनरल मुशर्रफ, जब बुश ने कहा था कि अदर वी आर फ्रेंड और फो, और हम डर के या जो भी करके हमने कर दिया। अब आ गई आपकी बात के वो जो कमीशन है, कमीशन जब बना था, जब वो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, जावेद इकबाल साहब जिस वक्त चेयरमैन नैब के, वो उस वक्त उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। मैंने इसको खुद भी देखा, उसमें बड़ी रियलिटी के साथ चीज़ें आई। अब आपने एक वार ऑन टेरर का पैक्ट किया हुआ था, आप अफ़गानिस्तान तक रास्ता उनको दिया, आपने उनको सारे लॉजिस्टिक्स दिए, आपने उनको जो आपकी एयर सर्विस थी वो भी अलाउ की, यानी कि अपना जो सरहदें थी एरियल वो भी इजाज़त दे दी। तो आपने हर काम करने के लिए बात की, लेकिन जो हमने अच्छे काम किए उसको भी देखे ना, कि ये जहाज़ उड़ते थे, ड्रोन्स वहाँ से बलूचिस्तान से जैकबाबाद के उसके जैकबाबाद से सिंध से भी। और मैं एक दिन विज़िट करने गया, मैं ये हकीकत बता रहा हूँ आपको। मैं गया तो मुझे हेलीकॉप्टर पे लैंड करके थोड़ी देर ठहरना था, तो फिर फ्यूलिंग करके आगे जाना था। तो मैं एक तरफ बढ़ने लगा तो आगे 3 फौजी आ गए, उनमें से एक पीछे अमेरिकन था। कह रहे सर आप आगे नहीं जा सकते। मैं क्यों भाई, दिस इज माई कंट्री, आई एम द इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, हू द हेल आर यू? तो मैंने अपने दोस्तों को कहा कि मैंने कहा जस्ट रिमूव दीज मंकीज, व्हाट आर दे सेइंग। मैं गया आगे, मैं जाके बैठा, चाय पिए, कमरे में बैठ के मैंने पूछा ये किसका हुक्म है? उन्होंने कहा जी यहाँ पे बेस कमांडर जो है वो अमेरिकन बैठता, उसने कहा इस जगह से आगे नहीं जा सकते। मैं वापस आया, मैंने प्रेसिडेंट से बात की और हमने वो बेस, शमसी बेस, और वो विद इन 1 मंथ खाली करा लिया था। देखें ये भी हमने किया ना, दुश्मनी ली, तो कभी पब्लिक तो नहीं किया। तो आज आप देना चाहिए था ना, जब बराक ओबामा साहब ने कॉल करके बताई, क्या वो दुरुस्त था? मैं इस बात पे बिल्कुल नहीं आता हूँ। अच्छा। लिखने वाले ने खुद लिखा है, और जब वो लिखता है ये उसका तासर था कि जरदारी साहब ने ये कहा है। जरदारी साहब ने हो सकता कुछ और कहा, क्योंकि जरदारी साहब का इसमें मौक़िफ़ अभी नहीं आया, क्योंकि उनका मौक़िफ़ नहीं आया। आई एम नो बडी टू से दैट, लेकिन मैं ओबामा की बात पे भी उस हद तक यकीन नहीं करूंगा, तो क्योंकि कोई भी कुछ कह सकता है। वज़ीर दाखिला थे आप, तो ज़ाहिर है रियलिटी के बहुत करीब थे, आप जानते हैं, इसीलिए तो आपसे पूछ रही हूँ। आप इंटीरियर मिनिस्टर थे। रियलिटी ये थी कि ये हमला हुआ और हमला हमारे नोटिस में नहीं था, और मुझे भी जब हमला हो गया तो मुझे पता चला, और डीआईजी को मैंने फ़ोन किया, उसने कहा सर कोई लगता है ड्रोन गिरा है या कोई चीज़ गिरी है। मैंने कहा कि कहता हेलीकॉप्टर है। मैंने कहा हमारे अपने हेलीकॉप्टर में तो नाइट विजन की इतनी फैसिलिटी नहीं है, ये कुछ और हुआ है। खैर इन 15-20 मिनट्स देन व्हेन आई स्पोक टू दी प्रेसिडेंट, उस वक्त तक जनरल कियानी ने बता दिया हुआ था प्रेसिडेंट को कि अटैक हुआ है सर, और विद आउट आर नॉलेज हुआ है। वो उन्होंने अटैक वाया लो फ्लाइंग, जो स्टेल्थ किस्म की एक टेक्नोलॉजी वो इस्तेमाल की है, और हमने उनको प्रोटेस्ट भी किया उस वक्त। लेकिन ये ओबामा साहब का कहना कि ये हुआ, और दुनिया का वो वांटेड तरीन टेररिस्ट था, अरे उसके खिलाफ उसके बात करते थे। अब प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने उस वक्त क्या कहा ये वही बता सकते हैं, लेकिन मैं पूरी बात पे यकीन नहीं करूंगा। तो जरदारी साहब को ओबामा की जो उन्होंने लिखा अपना मौक़िफ़ देना चाहिए था। जरदारी साहब अगर बीमार हैं या इस तरह मीडिया पर आकर बात नहीं कर सकते, अपने स्पोक्स पर्सन के जरिए, अपने तर्जुमान के जरिए उनको इस पर बयान देना चाहिए था, अपना मौक़िफ़ सामने रखना चाहिए था। क्योंकि बराक ओबामा साहब ने जब अपनी किताब में इंकशाफात की तो बड़ी तनकीद हुई इस पर। हाँ देखें मेरी बात सुने जी, वो पंजाबी जी कहते ने डाढ़ियां दा अट्ठी भी सौ। अमेरिका इस वक्त बादशाह पूरी दुनिया को जो कहे वो सब ठीक होता है। आई एम सॉरी टू से, मुझे याद है बुश वाज प्रिजाइडिंग द मीटिंग, अपने हमारे गिलानी साहब थे, मैं था, आप कुरैशी साहब से कंफर्म कर लें।
उस वक्त जब बात कर रहे थे तो वो जो है आपके बुश साहब बड़े इस वक्त हवा में थे, वेल पाकिस्तान इज नॉट डूइंग एनीथिंग, पाकिस्तान शुड डू समथिंग मोर। मैंने कहा होल्ड ऑन मिस्टर प्रेसिडेंट, विद द परमिशन ऑफ माय प्राइम मिनिस्टर आई वुड लाइक टू टॉक टू यू। आई सेड यू आर सिटिंग इन ए कोजी रूम and our army, our people are fighting without even bulletproof jacket. I said we all are allies, but I'm sorry to say I include you also, that as allies, as partners, we have failed to create a consensus and to fight against a single enemy, which are the terrorists. तो वो कहता है उसको Condi Rice को, is it true what Mr. Malik is saying that we have failed in our strategy? She said, unfortunately, Mr. President is right. So Condi Rice is also live. He is also live. Please ask. तो मुझे वो कहता है, well, I know, I've heard about you are a tough cookie, Mr. Malik, but I will talk to you later after the meeting. I said, let it be clear that this do more slogan and do more syndrome must end here, because we have given lot of sacrifices and you put drones and actually you make more enemies for us. So if you, this was the situation with us, but unfortunately जो वो करना चाहते हैं वो कर रहे हैं, और आने वाले वक्त में भी बहुत कुछ होगा। आज हम खड़े हो जाएं और डिफेंसिव पॉलिसी खत्म करके ऑफेंसिव हो जाएं, और आज ही अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ चली जाए इंटरपोल में और आईसीजे में, तो कम से कम उसको लेसन तो मिले जो हमारे दुश्मनी करके उसने पूरी दुनिया से हमें आइसोलेट कर दिया। चीज आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ, आप सेनेटर भी हैं, इससे रिलेटेड है ये जो आज हुकूमत ने कहा कि सेनेट इंतखाबात मार्च की बजाय 1 महीना अर्ली हुकूमत करवाना चाहती है, इसे सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने जा रही है हुकूमत इस हवाले से, तो आपको क्या लगता है क्यों करने जा रही है हुकूमत? 1 महीना पहले या बाद में क्या हो जाएगा? मैं एक लेजिस्लेटर भी हूँ, कानून बड़े बनाए, सबसे ज़्यादा मेरी कमेटी बनाए। देखें, ये जो इलेक्शन सेनेट के होते हैं इसका तरीकाकार कॉन्स्टिट्यूशन के तहत है, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं कर सकते। मैं नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट किसी कॉन्स्टिट्यूशन की शिक को चेंज कर सकते हैं। अगर कल को आप चली जाएं या कोई और चला जाए, वो कहें जी ये बेंच जो है 11 कनी का काट के 5 कर दें, तो क्या सुप्रीम कोर्ट कर देगा? नहीं। जो कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन कर दिया है, अब इनको क्या फियर है? फियर ये है कि रेजिग्नेशन की बात हो गई है, तो अगर रेजिग्नेशन आ जाते हैं तो जो फिर जो वो एक्चुअली इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो ख़त्म हो जाता है। जब वो ख़त्म हो जाता है तो फिर इलेक्शन सेनेट का नहीं हो सकता। तो असल में एक शायद उनको वहम है गवर्नमेंट का, या हो सकता है ये सोच रहे हो मेरा लोग को। अभी तो देखें, ये जो हुआ रेजिग्नेशन का फैसला ये पीडीएम ने किया है। पीडीएम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा है। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक सीनियर वर्कर हूँ, लिहाजा जो फैसला पार्टी या पीडीएम ने किया है उस पर मुझे हाशिया राइज करने का हक नहीं बनता। के जरिए करने की जो तजवीज़ है, इस पर ऑपोजिशन की क्या राय है? जाहिर है हॉर्स ट्रेडिंग के इल्ज़ामात, ऑपोजिशन हुकूमत उस वक्त की दोनों तरफ से लगते हैं, तो आपको नहीं लगता ये अच्छी तजवीज़ है? हॉर्स ट्रेडिंग के जो इल्ज़ामात हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे? नहीं ना। तो अगर देखें, अगर हुकूमत को पार्लियामेंट में यकीन है और ये समझती है ये पार्लियामेंट की वजह से ही प्राइम मिनिस्टर हैं और पार्लियामेंट की वजह से ही मिनिस्टर हैं, तो फिर ये जो मामला क्यों नहीं आके लेके आते पार्लियामेंट में एक बिल की सूरत में, एक अमेंडमेंट की सूरत में आए, डिस्कस करें? डरते क्यों हैं? आप सहारा दूसरी चीज़ों का क्यों लेते हैं? दे शुड कम फॉरवर्ड। और इसीलिए मैंने कहा है कि हमने जो है ना, एक चीज़ मेरा जाते जाते सुन लें, हम जिस अंदाज से मैडम जा रहे हैं ना और जिस अंदाज से जमहूरियत चल रही है, मैं समझता हूँ कि अगर यही तरीका चलता रहा तो अवाम जमहूरियत पे एतमाद खो देगी। अब देखें कि आपको जहां जाना चाहिए, मिसाल के तौर पे अभी मैंने कहा है कि इंडिया के खिलाफ जाना चाहिए, ब्रिंग दी प्रपोजल इन दी पार्लियामेंट, डिस्कस इट, मेक इट पब्लिक, लेट द वर्ल्ड नो, लेट द पब्लिक नो कि इंडिया ने हमारे साथ क्या किया। लेकिन कोई नहीं जाएगा। एक्चुअली हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी है और आने वाले वक्त में भी कमजोरी है और हमारे लिए प्रॉब्लम होगा, और हो सकता है ये जमहूरियत की बसात भी लपेटी जाए। हम तो ऑपोजिशन क्यों हालात को इस नहज पर लेके जाना चाहती है कि जहां जमहूरियत की बसात को लपेटा जाए?
नहीं, ये बात नहीं है। देखें, हमारे वक्त में 10-10 लोग भी आए धरना लेके, आपको याद है जिस तरह आए थे मौलाना साहब, और उसके बाद कम से कम 7 धरने ऐसे थे जो कि इवन डिप्लोमेटिक इनक्लेव तक पहुंच चुके थे। हमने बड़ा खुशरूपी से अंजाम दिया। 1 साल पहले मैंने इमरान खान साहब को कहा पब्लिकली, और सेनेट में बैठे हुए थे कि प्लीज टॉक टू हुकूमत कह रही है ना, तो अब हुकूमत कह रही है ना डायलॉग का, तो अब ऑपोजिशन क्यों पीछे हट रही है? नहीं, मैंने कहा, मेरी बात सुन लेना आप। मैंने कहा ईगो ये छोड़ दें, सिट टुगेदर एंड सबकी कंसेंसस लेके एक कलेक्टिव सोच के साथ पाकिस्तान को लेके आगे चलें। और इट वाज एक्चुअली, अगर आप देखें तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने ऑफर किया था कि आए मिलकर एक चार्टर करते हैं इकॉनमी का और मुल्क को लेके चलते हैं, विच वाज नॉट लिसन टू। आप मुझे बताएं, साल गुजर गया, आप सुन लें, अब क्या देर हो गई? नहीं, टाइम तो फिर गुजरा तो सबके लिए नहीं रहेगा, ये भी मैं बता दूं, लिख के रख ले यहाँ पे। मैं वही कह रहा हूं कि हुकूमत अगर जमहूरियत की रिस्पेक्ट नहीं करेगी तो अवाम का एतमाद खो जाएगा। और जब जिन्होंने जमहूरियत को बचाना है, जिन्होंने जमहूरियत की रिस्पेक्ट करनी है, अगर वही डिसरिस्पेक्टफुल जमहूरियत के हो जाएंगे तो फिर आपको पता है देयर इज ए रिएक्शन टू एक्शन। जमहूरियत के वो एक रिएक्शन आएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिक वजीर दाखिला सेनेटर रहमान मलिक साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।